जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इजीली के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या है ये हम देखने वाले हैं, और भारत के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उसको किस तरीके से बनाया गया है। क्या जिस तरीके से सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई है, क्या उसी तरीके से जुडिशियल सिस्टम भी बनाया गया है। ये आज की जो क्लास है इसके अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जुडिशरी जो है, हमने देखा कि जो सरकार होती है उसके तीन पार्ट हैं। सरकार जो है उसके तीन पार्ट है। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है कि ये आपस में क्या डिवाइडेड है, मतलब इनकी जो पावर है वो अलग अलग है। कार्यपालिका की अलग पावर है, विधायिका की अलग पावर है और जुडिशरी की अलग पावर है। प्लस में एक चीज और भी है कि जो सेंटर लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सेंटर से रिलेटेड लॉ बना सकती है ना, और स्टेट के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट के लॉज बना सकती है। लेकिन जो जुडिशियल जो सिस्टम है ना, जुडिशरी जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है। जुडिशियल सिस्टम जो है उसके अंदर थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट चीजें किस तरीके की हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि जैसे अगर स्टेट है तो उसके ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट ही लॉ बनाएगा, उसके ऊपर सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस अगर स्टेट सेंटर को जाके बोले कि हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर लॉ बनाइए, यानी कि इनके जो पावर है वो बटी हुई है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस किया और उसका फैसला आता है और आप उससे खुश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऊपर जा सकते हैं, आगे का जो कोर्ट है उसके अंदर जा सकते हैं, यानी कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि वहां पे भी आप खुश नहीं है, आपको लगता है कि आपके साथ सही नहीं हो, या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है, तो वो जो उससे ऊपर का जो कोर्ट है वहां पे जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से सेंटर और स्टेट की पावर बटी हुई है कार्यपालिका और विधायिका में, उस तरीके से जुडिशरी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, और बाकी जो विधायिका कार्यपालिका जो है उसके अंदर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। सेंटर और स्टेट की जो पावर है वो बटी हुई है। अब देखते हैं भारत जो है उसके अंदर किस तरीके से, एक सेकेंड, किस तरीके से जो पूरा सिस्टम है उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद में उससे नीचे क्या है, हाई कोर्ट है। उससे नीचे क्या है, हाई कोर्ट है। और जब उससे नीचे की कोई बात करते हैं तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। ये है तीन जो तरीके का, तीन जो लेवल की जो गवर्नमेंट है या कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम है। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो बाकी की जो गवर्नमेंट है वो भी 3 टियर है। कैसे? सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उसके बाद में स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, उसके बाद में जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो भी 3 टियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत जो है उसकी जो सबसे हाईएस्ट जो इकाई है, अगर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम देखे उसकी जो हाईएस्ट इकाई है वो हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। वो हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। अब हम ये देखने वाले हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई। भाई देखो, इससे पहले क्या होता, भारत के अंदर पहली बात तो ये है कि जब जुडिशियल सिस्टम शुरू हुआ था, एक प्रॉपर कोर्ट वाला जो सिस्टम शुरू हुआ था, उसका श्रेय अगर कहा जाए तो अंग्रेजों को जाता है। रीजन ये है कि इससे पहले क्या होता है, जो राजा होते थे वही फैसला सुना देते थे, कोई स्पेशल कोर्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो पहली बार जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब सबसे पहले हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई थी, तो भारत के अंदर पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जब एक्ट आया था, लॉ आया था, तब क्या हुआ था, जब एक्ट आया था तब वहां पे क्या हुआ था, पहली बार एक कोर्ट की स्थापना करने की बात करी गई थी, वो भी कहां पे, कलकत्ता में। तो पहली बार भारत के अंदर 1773 के अंदर एक कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली बार भारत के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे और छोटे हाई कोर्ट बने हैं, उसके बाद में धीरे धीरे चेंजेस हुए। लेकिन आज का जो कोर्ट है ना, आज का जो कोर्ट है वो पहले क्या है कि फेडरल कोर्ट हुआ करता था, फेडरल कोर्ट उसको बोला जाता था। और उसके बाद में उसकी भारत के अंदर भी, अगर आपके भारत के हाईएस्ट जो कोर्ट है अंग्रेजों के टाइम पे, जो फेडरल कोर्ट जिसको बोला जाता था, अगर उसके अंदर भी आप खुश नहीं है, उसके फैसले से भी आप खुश नहीं है, तो आप ब्रिटेन जा सकते हैं। ब्रिटेन का जो कोर्ट है उसको भारत के कोर्ट से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऊपर माना जाता था। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे भारत के कोर्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं और देश का कोर्ट हो। तो इसीलिए क्या हुआ कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कब, 28 जनवरी
28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 के अंदर भारत का आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई और वो कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो वो है 124 से लेके 147 तक, 147 तक। अब ये बात कर रहा है सेंटर लेवल की। जब ये बात सेंटर लेवल की कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पांचवा भाग जो है भारत के संविधान का, उसी के अंदर तो क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो आती हैं। हर एक चीज, जो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जो भी और इंपॉर्टेंट ऑफिसेस वगैरह हो, वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो सारे 5th जो पार्ट है उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसका जो बेस है वो शुरू हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं कि आगे का जो क्या पूरा सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बना हुआ है, क्या उसकी पावर्स हैं, किस तरीके से वो काम करता है, ये देखते हैं। अब बात करा हुआ है कंपोजिशन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। कंपोजिशन का क्या मतलब है भाई? कंपोजिशन का क्या मतलब है कि भारत के अंदर कितना, मतलब कि कितने जजेस वगैरह होते हैं। तो अभी का जो टाइम है, जब देश आजाद हुआ था तब भारत की पॉपुलेशन कम थी, कम केसेस थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 7 तो अदर जजेस थे और एक क्या था? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, है ना। 7 तो अदर जजेस थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। ठीक है, और राइट नाउ क्या सिचुएशन है? राइट नाउ क्या सिचुएशन है? जब देश आजाद हुआ था 1950 के पास में, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था, तब 7+1 था। 7+1 1 था चीफ जस्टिस, 1 था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और बाकी जो 7 जो जजेस थे वो क्या थे? अदर जजेस, अदर जजेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जज बैठता, सिर्फ एक जज तो नहीं बैठता, बहुत सारे जजेस होते हैं। और बहुत सारे जो जजेस होते हैं उनमें से एक स्पेशल जज होता है जो कि मतलब ताकि सारे जो जजेस हैं उनको सही डायरेक्शन दिया जाए, सही कंट्रोल किया जाए उनको, है ना। तो उसका बोला जाता है चीफ जस्टिस, उसको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको क्या बोला जाता है? मुख्य न्यायाधीश उसको बोला जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये क्या है? अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश। अब देखो, जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, वैसे वैसे नए इश्यू खड़े हुए हैं और लोगों ने केस वगैरह किया। जैसे तो इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर भी क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से केसेस बढ़े हैं। केसेस बढ़ने से क्या हुआ कि आवश्यकता महसूस हुई कि और जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ कि अलग अलग और जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया और नंबर ऑफ जजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो बढ़ा के आज के टाइम पे हो गई है 34 टोटल जजेस हैं। अभी के टाइम पे 34 टोटल जजेस हैं। इसके अंदर क्या है? एक तो चीफ जस्टिस है, एक तो मुख्य न्यायाधीश है। 1+33 जो है इसका कंपोजिशन है कि इतने जो जजेस हैं वो भारत के अंदर अभी भी मौजूद है। इस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे अभी है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब देखो, 3 बॉडी है भारत के अंदर, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। ठीक है, तीनों की जो पावर है वो इस हिसाब से रखी गई है कि किसी के पास में बहुत ज्यादा पावर नहीं हो, एक चीज दूसरे को कंट्रोल कर ले। यानी कि कभी भी देश के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे एक जो बॉडी है वो दूसरे से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो भारत का लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो नहीं रहेगी। अब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए हर एक जो बॉडी है उसको चेक एंड बैलेंस के साथ में कंट्रोल किया गया है ना। मतलब किसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं किया गया ताकि कि भाई ऐसा भी नहीं हो कि उसको इतना कंट्रोल कर लिया गया कि जो वो करना चाहती है, जो उसका काम है वो नहीं कर पा रही कोई बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, विधायिका को इतना कंट्रोल नहीं किया गया कि वो क्या कर सके कि मतलब कि वो कुछ भी रूल नहीं बना सके। उसको बहुत ज्यादा सॉवरेंटी दी गई है, वो कि बहुत सही तरीके के रूल बना सकते हैं, बहुत अच्छे सारे रूल बना सकते हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए बाद में जुडिशरी दी गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाद में जुडिशरी दी गई है ताकि कल को विधायिका अपनी जो पावर है उनका खुला प्रयोग करके हर कुछ ही ना बना दे, हर कुछ ना बना दे, हर कुछ मतलब कि ऐसा कोई देश ना बना दे जिसके अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उससे कहीं ज्यादा ये मोनार्क सिस्टम ले आए, या फिर अगर कहें कि मतलब कि
गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल हो जाए, जो हम देश बनाना चाहते थे, जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, एक डेमोक्रेटिक देश बनाना है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है, जिस तरीके के देश बनाने की हमने कल्पना करी थी, उस तरीके का देश ना रहे, ऐसी कोई पावर किसी भी बॉडी के पास में नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि दूसरी जो बॉडी है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अब देखो, हमने विधायिका के जो लोग हैं उनको तो चूज करके भेज दिया, और उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं वो भी चूज करके आ गए। अब कल को एक बात सोचिए कि अगर मान लीजिए कि जुडिशरी के जो लोग हैं, न्यायपालिका के जो लोग हैं, उनको भी उनका इलेक्शन करके भेजे कार्यपालिका के लोग या विधायिका के लोग, तो उनको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर विधायिका और कार्यपालिका के लोगों को चुनाव के अंदर जितवा के भेजते हैं तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो अगले 5 साल बाद में हम उनकी सरकार नहीं बनने देंगे, यानी हम उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर जो जजेस होते हैं उनको थोड़ी स्वतंत्र तरीके से चूज किया जाता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो थोड़ा स्वतंत्र तरीके से होता है। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि जिस तरीके से हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ पढ़ेंगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक दो चीजों को छोड़ के बाकी जो इनके प्रावधान है, बाकी जो चीजें हैं वो एकदम डिट्टो सेम है। तो जो अलग है सिर्फ वही हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कैसे होती है, जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए स्टार्टिंग कहां से हुआ, स्टार्टिंग होता है फर्स्ट 3 जजेस केस आए। पहला जो केस आया वो आया 1982 के अंदर, दूसरा जो केस आया वो आया 1993 के अंदर, तीसरा जो केस आया वो आया 1998 के अंदर। ठीक है, एक और केस आया वो भी हम देखने वाले हैं। अब देखो 1982 के अंदर जो केस आया ना, इसने ये बोला कि भाई काम किसका होता है, जजेस को अपॉइंट करने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है। अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, बट एक बात सोचिए कि राष्ट्रपति अगर इनको अपॉइंट करते हैं तो क्या राष्ट्रपति अकेले अपॉइंट कर सकते हैं? दूसरा ये है कि अगर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर सकते हैं तो एक चीज सोचिए ना कि राष्ट्रपति को तो हमारे जो सीओएम है, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात मानने के लिए बाध्यता होती है, उनके ऊपर बाध्यता होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को हमारी जो गवर्नमेंट है वही हमारे जजेस को चूज कर रही है, वही उनको हटा सकती है, वो उनको, इसका मतलब तो वो कंट्रोल कर सकती है। तो इसीलिए क्या किया गया कि जब राष्ट्रपति किसी भी जज को चूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, सुझाव लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुझाव लिया जाएगा, ठीक है, ये बात यहां पे हुई, सुझाव होगा। अब सुझाव का मतलब ये है कि आप मानो या ना मानो ये आपके हाथ में है, लेकिन उनसे एक बार पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, ये बात हुई फर्स्ट जजेस केस के अंदर, फर्स्ट जजेस केस। ठीक है, दूसरी जो बात हुई उसके अंदर ये हुआ कि भाई ये सुझाव नहीं है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो भी बोला है वो बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात बोली गई यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो आजकल जो जजेस का चुनाव होता है, जो बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में भी चल रहा है, वो किस तरीके से, वो जो सिस्टम एक तैयार हुआ है जिसको बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम, वो किस तरीके से तैयार हुआ। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा कि कौन से सिस्टम से चूज किया जाता है, कौन से सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आपको सीधा आंख बंद करके लिखना है कॉलेजियम सिस्टम से। ठीक है, फिर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अगर थोड़ा बहुत पूछ लेंगे तो 3 जजेस केस के बारे में पूछ लेंगे। हम कॉलेजियम सिस्टम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको भाई ये नहीं पता हो बाद में अगर उससे रिलेटेड कोई नाम आ गया, और हो सकता है कि वो डेफिनेशन दे दे और पूछ ले कि ये कौन सा सिस्टम है, तो हमें कहा क्या है कि कहीं पे भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़नी है ना, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन है हमारी तरफ से नॉलेज ना होने की वजह से रह गया। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं छोड़ना है, पूरे जो क्वेश्चन है वो करके जाना। अब 1993 के अंदर बोला गया कि सुझाव मानना होगा, मतलब ये इनके ऊपर एक बाध्यता हो गई, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनके ऊपर एक बाध्यता हो गई कि जो बात ये बताएंगे वो उनको मानना पड़ेगा। अब 1998 के अंदर क्या बोला गया, 1998 के अंदर बोला गया कि जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे रहे हैं, जो सुझाव सीजेआई दे रहे हैं, वो अकेले वो सुझाव नहीं देंगे, उनके साथ में यहाँ पे तो बोला कि 2 लोग होंगे और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि 4 लोग होंगे।
यहाँ पे 4 अन्य जजेस होंगे, 4 जज वो और 1 जज ये सारे मिलके जो सुझाव देंगे उस सुझाव को ही राष्ट्रपति को आगे जाके, उस सुझाव को मान के ही राष्ट्रपति को आगे जाके और जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। जो सुझाव इन्होंने दिया है उन्हीं को मानना पड़ेगा या उन्हीं जजेस को आगे अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कि जो सुझाव है वो क्या होगा, 4 अदर जजेस मतलब इसके बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में जो सीनियर मोस्ट जज है, जो वरिष्ठ जो जज है उनकी बात हो रही है, वो होंगे प्लस में 1 CJI होगा और इनका जो सुझाव है वो मानना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम तैयार हुआ ना, ये जो सिस्टम तैयार हुआ कि कोई भी जज का चुनाव होगा उसके लिए इन 5 लोगों का सुझाव लगेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद में अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करेंगे। ये बात यहाँ पे हुई है। यही जो पूरा सिस्टम है इसी को बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम। इसी को क्या बोला जाता है, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम व्यवस्था इसको बोला जाता है। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था इसको बोला जाता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत ही क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनका चूज किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। अब ये जो अपॉइंटमेंट होता है, ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये दोनों के लिए होता है। दोनों मतलब ये कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज। मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं यहीं पे नियुक्ति हो जाएगी। हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या जो राज्य सरकार जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट ही, जो राज्य की सरकारें हैं, राज्य सरकार यानी कि लोकल लेवल पे या फिर कहें कि हाई कोर्ट जो है उसके जजेस का अपॉइंटमेंट करती है। अब इसके साथ में ये देखना है कि अगर नियुक्ति हो गई है ना, नियुक्ति यहाँ पे हो गई है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में भाई उससे पहले एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशंस भी तो चेक करनी है। उससे पहले क्वालिफिकेशन चेक करनी है, ओथ वगैरह देखेंगे, सैलरी वगैरह देखेंगे। तो दोनों हम साथ करेंगे। रीजन ये है कि साथ करेंगे तो याद रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की लिखेंगे और यहाँ पे हाई कोर्ट की लिखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि भाई अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो तो ये बात तो जरूरी है कि आपके पास में उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि आप भारत के अंदर अगर किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, है ना। तो पहला जो है वो तो हो गया भारतीय। पहली जो चीज है वो ये है कि भारतीय होना चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भारतीय होने के बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। 5 साल का एक्सपीरियंस कहां पे, हाई कोर्ट के जज के रूप में। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ये यहां पे मांगा गया। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आप कहीं और कोर्ट के अंदर जज हो सकते हो, बिल्कुल दैट इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको लोकल लेवल के ऊपर भी क्या है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा काम कितना करना पड़ेगा, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस हो कहां पे, एक वकील के रूप में, लोकल लेवल यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट हैं वहां पे क्या है कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा क्या चीजें हैं, इसके अलावा सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके अंदर क्या चीजें हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वकील के रूप में हो गया, नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो जज के रूप में। ठीक है, जज के रूप में। अब दूसरा क्या बात कर रहे हैं हम, दूसरी जो बात करने वाले हैं वो क्या है, दूसरी ये बात करने वाले हैं कि आपको जज बनने के लिए उससे पहले हो सकता है कि आप कहीं और पे भी क्या हो, वकील रहे हो। अगर आप कहीं और पे वकील रहे हो तो भी, अगर आप कहीं पे वकील रहे हो तो भी क्या हो सकता है, आपको मतलब कि ये जो पोस्ट है वो मिल सकती है। तो किस तरीके का, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में वकील बनने का, वकील का। ठीक है,
वकील का एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे क्या है कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस वकील का हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर 10 साल से आप वकील हैं तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल से वकील हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जज बन सकते हैं। 5 साल से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं तो आप मतलब कि 5 साल से अगर आप हाई कोर्ट में जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। उसके बाद में एक स्पेशल चीज है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, भारत के जो क्या बोलते हैं जो हाई कोर्ट है यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसके लिए नहीं है, उच्च न्यायालय के लिए नहीं है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है उसी के लिए है। और ये बात ये है कि अगर प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक अच्छा जुरिस्ट हो, एक प्रोमिनेंट जुरिस्ट हो, यानी उसको एक अच्छी नॉलेज हो लॉ की, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। प्रेसिडेंट की नज़र में अच्छा ज्ञाता हो लॉ का, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हुई है, ये यहाँ पे बात हुई है। अब हमने क्वालिफिकेशन जो है वो दोनों की देख ली है, ये याद करनी है, रटनी है, जितना अच्छे तरीके से कर पाओ कर लो, जितना अच्छे तरीके से इसको रटा जा सके रट लो। अब बात करते हैं ओथ की, यानी कि ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाने की सीधी सिंपल बात है, हाई कोर्ट जो है ओथ जो दिलाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सेम लोग नहीं दिलाते। क्योंकि देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सेम ही लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि जो ओथ दिलाने का जो काम है वो सेम लोग नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको राष्ट्रपति ओथ दिलाता है, और वही पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति की होती है वही पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपीरियंस क्या है, मतलब उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और उनको ओथ है वो कौन दिलाता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। बात रही सैलरीज की, तो इनकी जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। एक बार जिस सैलरी के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया है उस सैलरी से कम सैलरी उनके टेन्योर के अंदर नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि कल को भाई देखो उनको डराने धमकाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जहां आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है वहां पे हम आपकी सैलरी 75,000 कर देंगे, अदरवाइज आप इस तरीके का फैसला सरकार के खिलाफ मत सुनाइए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एक बार जो जिस सैलरी पे इनका अपॉइंटमेंट हो गया है उसी सैलरी पे ही ये क्या है कि आगे काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अगली बात करते हैं टेन्योर की और रिमूवल की। तो टेन्योर और रिमूवल की बात करते हैं तो सीधा सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर कितना होगा और हाई कोर्ट का टेन्योर कितना होगा, दोनों को याद रखना है, साथ में याद रखेंगे तभी याद रहेगा। अब देखो किसी की भी मिनिमम एज नहीं डिफाइन करी गई है, कोई भी मिनिमम एज डिफाइन नहीं करी गई है, और मिनिमम एज डिफाइन करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले ही 10 साल के एक्सपीरियंस से किसी को लेके आ रहे हो तो ये तो है नहीं कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर दिया तो वो कॉलेज करते करते 17-18 का हो जाएगा, है ना, मतलब कि 15-16 का हो जाएगा, तो भी उसको 10 साल का और एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि या फिर 5 साल का जज उसको बनना चाहिए, है ना, 5 साल हाई कोर्ट में या तो जज हो, या फिर 10 साल का उसके पास में एक्सपीरियंस हो, किसका, वकील का। तो अगर वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट में वकील बनता है तो भी उसको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज़ का चाहिए कि आप लोकल लेवल के ऊपर 10 साल वकील बन के काम कर चुके हो, यानी कि या तो आप इतना नॉलेज प्राप्त कर लो कि सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे कौन, राष्ट्रपति जी, जब उनको लगे कि आपके पास में बहुत अच्छा नॉलेज है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति जी के नज़र में बहुत अच्छा अगर किसी को नॉलेज होगा तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अदरवाइज तो फिर देख लो कि अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम देखेंगे तो 30-35 साल का तो आदमी को मतलब लग ही जाएगा वहां तक पहुंचते, ठीक है। तो मिनिमम जो एज है वो कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो एज है वो लिखी हुई है, रिटायरमेंट की जो एज है वो लिखी हुई है। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन भी अगर देखें तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है वो कम होगी, तो वो जो एज है वो है 62 ईयर, 62 साल की उम्र में ही इनको क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा हाई कोर्ट से। उसके बाद में क्या है कि ये यहाँ जाएंगे तो कम से कम 2-4 साल तो काम करेंगे, तो 65 साल की उम्र में
65 साल की उम्र में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक, उसके बाद में एक और चीज है, उसके बाद में टेन्योर के अंदर क्या है कि भाई ये रिजाइन भी तो कर सकते हैं ना, ये रिजाइन भी कर सकते हैं, ये रिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये रिजाइन किसको करेंगे? राष्ट्रपति को लेटर लिख के करेंगे, राष्ट्रपति को लेटर लिख के ये रिजाइन कर देंगे दोनों के दोनों। उसके बाद में अगली जो चीज है वो है रिमूवल, इनको हटाया भी जा सकता है। ये जो हटाने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इम्पीचमेंट जो वर्ड है ना, एक इम्पीचमेंट वर्ड होता है, एक रिमूवल वर्ड होता है। इम्पीचमेंट जो दोनों का मतलब ही हटाना होता है, किसी भी पोस्ट से हटाना होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति के लिए हटाने का शब्द का यूज कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं इम्पीचमेंट। और जब बाकी जो जजेस वगैरह हो गए, बाकी जो पोस्ट के जो लोग हैं उनको हटाने की बात कर रहे हो तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे रिमूवल की। तो हम बात करेंगे रिमूवल की। ठीक है, तो रिमूवल यानी कि हटाना। अब रिमूवल दोनों का सेम तरीके से होगा। पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन रखा जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन रखा जाएगा, एक बिल रखा जाएगा। वो जो बिल है उसका एक पूरा प्रोसेस है। अगर उसने वो पूरा प्रोसेस कर लिया है तो उसके बाद में क्या है कि जो जजेस हैं उनको हटाया जा सकता है। तो क्या प्रोसेस है? पहले एक बिल रखा जाएगा, एक मोशन रखा जाएगा। कहाँ पे? कहाँ पे? LS या फिर RS, लेजिस्लेटिव, एक सेकेंड, लोकसभा के अंदर अगर रखा गया है, लोकसभा के अंदर रखा गया है तो उसको रखने से पहले 100 मेंबर से साइन करवाना पड़ेगा, 100 मेंबर से साइन। और अगर राज्यसभा में रखा गया है तो 50 मेंबर से साइन। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि भाई ऐसे नहीं है कि हर कोई किसी के खिलाफ क्या हो, कि भाई हर कोई आके जो बिल रख दे रहा है, ऐसा नहीं हो। उसको हाउस के अंदर रखने के लिए भी कुछ लोगों की परमिशन चाहिए। अब लोकसभा में 100 क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेंबर 550 के आसपास होते हैं। राज्यसभा में 50 इसलिए क्योंकि वहाँ पे 250 ही मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 50 बहुत है। तो इसीलिए क्या हुआ कि रखने के लिए इतने लोगों के सिग्नेचर करने की जरूरत है ना, बिल रखने के लिए। हाउस में, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में क्या है कि ये जो बिल रखा जाएगा, जब एक बार बिल रख दिया गया तो ये बात अध्यक्ष और सभापति यानी कि लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, उनके हाथ में है कि या तो वो उस बिल को एक्सेप्ट कर लें, या तो वो उस बिल को एक्सेप्ट कर ले या फिर वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे। मतलब ये कि अगर एक बार बिल रख दिया गया, एक बार अगर बिल रख दिया गया तो जरूरी नहीं है कि वो बिल आगे फर्दर प्रोसीड होगा। उसकी जो पावर्स हैं वो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो, और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी यानी कि सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो जब उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ाने के लिए गो देंगे, तब जाके ये जो हाउस, ये जो बिल है वो क्या होगा, आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो ये क्या है, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्या है कि अध्यक्ष एंड सभापति उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट कर दिया तो बिल यहीं खत्म हो गया, ये हमें पता है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो बिल यहीं खत्म हो गया, ये बात हमें पता है। अगर रिजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, अगर रिजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, एक कमेटी बैठेगी जिसके अंदर 3 लोग होंगे। अब सीधा सा सिंपल सा याद करना है, चाहे हाई कोर्ट के लोगों को हटा रहे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लोगों को हटा रहे हो, 3 लोगों की कमेटी बैठेगी। एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट से, चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई और जज हो। एक जज होगा हाई कोर्ट से, कोई भी जज हो सकता है, चीफ हेड हो सकता है कोई भी हाई कोर्ट का, या फिर कोई और जज हो सकता है। अदरवाइज एक और व्यक्ति होगा जिसको अच्छी लॉ की नॉलेज हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अच्छी लॉ की नॉलेज हो। ठीक है, तो कमेटी बैठेगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसके अंदर 3 लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज एक, ठीक है, दूसरा हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज कितने, एक, और लास्ट क्या है, प्रोमिनेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट जुडिस्ट, मतलब जिसको एक अच्छी नॉलेज हो लॉ की,
एक अच्छी नॉलेज। यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ढंग से उसको लिख लेना, ठीक है। तो ये बैठेंगे और अगर उनको लगता है कि जो जज है वो गिल्टी है, अब गिल्टी है किस आधार पे, भाई हटा किस आधार पे रहे हैं, दो ही सिचुएशन के अंदर हटाया जा सकता है, या तो प्रूवन मिसबिहेवियर हो, यानी कि उसने पैसा वैसा लिया हो, मिसबिहेवियर किया हो, उसने क्या जो ओथ ली थी हमारे संविधान को बचाए रखने की और एक अच्छा न्याय प्रदान करने की, या तो उसने वो नहीं किया हो, या फिर इनकैपेसिटी हो, इनकैपेसिटी मतलब बीमार हो, उसका शरीर पैरालाइज हो गया हो, यानी कि वो काम नहीं कर सकता हो, उसकी क्षमता नहीं रही हो, अक्षमता की वजह से। रीजन क्या हो सकते हैं रिमूवल के, रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकता है मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, और सेकंड क्या हो सकता है इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी। इन्हीं दो आधारों पे ही सिर्फ इनको हटाया जा सकता है। इफ प्रूवन गिल्टी, इफ गिल्टी, अगर गिल्टी है तो फिर क्या होगा, हाउस के अंदर वोटिंग होगी। अगर गिल्टी है तो हाउस के अंदर वोटिंग होगी, बिल पास होना चाहिए किससे, स्पेशल मेजोरिटी से, बिल पास होना चाहिए किसने, स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से बिल पास, 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। अगर बिल पास हो जाता है तो क्या होगा, बिल अगले हाउस में जाएगा। अगर बिल पास हो गया तो बिल जाएगा अगले हाउस के अंदर। अगले हाउस के अंदर जब बिल जाएगा तो भी क्या है कि नेक्स्ट हाउस जो है, नेक्स्ट हाउस जो है, नेक्स्ट हाउस कोई सा भी हो सकता है। अगर बिल पहले लोकसभा में पास हुआ है तो नेक्स्ट हाउस होगा वो भी क्या होगा, राज्यसभा होगा। अगर बिल पहले राज्यसभा में पास हुआ है तो जो नेक्स्ट हाउस होगा वो क्या होगा, लोकसभा होगा। तो नेक्स्ट हाउस को भी सेम मेजोरिटी के साथ, सेम मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, सेम मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होंगे, उसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति एक लिखित में लेटर देंगे और बाद में इसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद में इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है, ये हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं इस एग्जाम के लिए, लेकिन हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि कितना टफ होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना या हाई कोर्ट के जज को हटाना, कितना टफ होता है, ये चीज़ यहाँ पे है। इसका रीज़न ये है, इतना टफ क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि भाई देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी पोस्ट से इतना आसानी से हटा दिया गया तो वो आदमी कभी भी इतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये हुआ कि जब इतनी बड़ी पोस्ट पे आप बैठे हो तो आपकी कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, आपकी कुछ इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि आप सही तरीके से फैसले सुना सको, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। मतलब अगर अब्सेंट हो कोई, अब्सेंट हो किसी रीजन से कोई भी हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज, तो क्या होगा, तो उसकी जगह पे कोई और जज जो है वो आ जाता है। अब्सेंट किसी भी रीजन से हो सकता है, बीमार हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर उसने रिजाइन कर दिया है, तो उसकी जगह पे क्या है कि जब तक नए जज नहीं आ जाते तब तक जो दूसरा जज है उसको बोला जाता है एक्टिंग जज या कार्यवाहक जज, ठीक है, या कार्यवाहक न्यायाधीश, सिंपल है। दूसरा है एडहोक या तदर्थ, एडहोक या तदर्थ। अब एडहोक या तदर्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ परमानेंट नहीं है। मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनको आवश्यकता होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको आवश्यकता होती है बाकी और लोगों को बुलाने की, कि और लोग आए और उनकी हेल्प करें किसके अंदर, केसेस को सॉल्व करने में, है ना। तो इसके लिए जो दूसरे जो जजेस होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, वो जो जजेस हैं उनको बोला जाता है तदर्थ जज, ठीक है, एडहोक जज इनको बोला जाता है, यानी कि एक छोटे टाइम के पीरियड के लिए आते हैं। अगला है रिटायर्ड जजेस, इसको बोला जाता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मतलब ये हुआ कि कुछ जज जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में भी उसको काम करने के लिए वापस बुला लिया जाता है, ताकि जो बर्डन है काम का या फिर हो सकता है उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको यूज करने के लिए उनको वापस बुला लिया जाता है, उनको वापस बुला लिया जाता है। इसीलिए मतलब कि मतलब उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 3 वर्ड जो है वो समझ लिए हैं। इसके बाद में जो अगली जो चीज है, एक सेकेंड, परमानेंट ना हो वर्क प्रेशर की वजह से, ठीक है,
अगला जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात है तो वही है, वर्क प्रेशर की वजह से बुला ले। रीअपॉइंटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की भी सेम चीजें हैं। इंडिपेंडेंस किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, डिफाइन की जाती है मतलब उनको इंडिपेंडेंस कैसे दी जाती है। इंडिपेंडेंस देना जरूरी भी है। जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? रीजन ये है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जब किसी व्यक्ति को बिठाया गया है तो जरूरी है कि वो किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आके डिसीजन ना ले, ताकि वो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में, किसी भी व्यक्ति के दबाव में, डर में आके या फिर लालच में आके फैसले ना ले। तो इसके लिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट पहली जो चीज़ है कि मतलब उनका चुनने का तरीका, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का तरीका, नियुक्ति का तरीका जो होता है उनका एक बहुत ही अलग तरीका होता है, यूनिक तरीका होता है, जिसके अंदर बाकी जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं चलती। जब बाकी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा नहीं चलती तो वो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा है उनका टेन्योर, उनका जो टेन्योर है वो भी क्या है, उनका जो टेन्योर है वो भी क्या किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। उनकी जो एज है वो फिक्स करी गई है, उनकी जो एज है वो फिक्स करी गई है, ठीक है। और उनको हटाने का जो तरीका है ना, उनका जो हटाने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मतलब क्या कह सकते हैं, डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो तरीका है ना, ये ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो डरेंगे नहीं गवर्नमेंट से। जब वो डरेंगे नहीं तो वो अच्छे फैसले, सही फैसले, देश के हित में जो फैसले हैं वो देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जैसे मान लो कि कोई काम किया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, तो उसको पब्लिकली आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी आप पब्लिकली बेइज्जती नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ कंडक्ट। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है। ताकि ये क्यों किया गया है, ताकि जो जुडिशरी है उसके अंदर लोगों का विश्वास बना रहे, ताकि जो डेकोरम है वो वहां पे मेंटेन रहे। कोई भी जो व्यक्ति है वो, हर कोई आके जुडिशरी है उसको हर कुछ ना बोल दे, ये सारी जो चीजें, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर इनके जो फिक्स इनके जो अपॉइंटमेंट की शर्तें हैं वो फिक्स हैं, यानी कि उनकी जो सैलरी वगैरह हैं वो भी क्या है कि टाइम के बाद में, एक बार जब अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद में चेंज नहीं की जा सकती। इस तरीके से बहुत सारी जो पावर हैं वो इनको मिली हुई है, ठीक है। अब अगली जो बात करते हैं वो करने वाले हैं कि किस किस डायरेक्शन में ये काम करते हैं, इनका जुरिस्डिक्शन या पावर जो है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, जुरिस्डिक्शन या पावर कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक तो होता है ओरिजिनल पावर, यानी कि इनका जो विशेष ओरिजिनल पावर होती है, ओरिजिनल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। उसी तरीके से क्या होती है, हाई कोर्ट की भी ओरिजिनल पावर होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके पास में कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ वही क्या दे सकते हैं, फैसले दे सकते हैं। जैसे आर्टिकल 131 है, जैसे आर्टिकल 131 है, क्या बोलता है, आर्टिकल 131 बोलता है कि भाई अगर मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, सेंटर और बहुत सारे स्टेट्स की मिलकर लड़ाई हो गई, यानी कोई भी मुद्दे पे बहस हो गई, लड़ाई इन द सेंस, तो क्या होगा, इनका जो फैसला है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ठीक है। इनका जो फैसला है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो ये उनकी ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन है, ये उनकी ओरिजिनल पावर है। अधिकारों की हम बात करें, बाकी कोई भी जो कोर्ट है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगली जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रिट जुरिस्डिक्शन की। रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कल को अगर मान लीजिए, रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि कल को आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है। हमने सुप्रीम कोर्ट जब हमने ये पढ़ा था, जब फंडामेंटल राइट पढ़े थे, तब हमने देखा था कि 5 तरीके के रिट होते हैं और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकते हैं। और अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट कर लेगा। हाई कोर्ट के पास में बहुत सारी पावर है, आपके अधिकारों का हनन हो चाहे कोई और हनन हो, कुछ भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो तो हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकता है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के अंदर हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है। लेकिन जब अधिकारों और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के अंदर ही रिट इश्यू कर सकता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ज्यादा पावर है। ये आर्टिकल याद रखना है, जितना मतलब इसको इसको हथेली पे रख के रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो अगली बात है, अगली जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपीलिएट, यानी कि अपील कर सकते हैं, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय है ना, अपीली पावर कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये सारी जो पावर है ना, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, हम अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे वाले जो ऑफिस वगैरह पढ़े हैं, रिटायरमेंट वाली जो चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंस पढ़ी है, वो सबके लिए है, हाई कोर्ट के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट है उनको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक्टिंग है, एडोक है, रिटायरमेंट, ये सारे जजेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए इक्वल हैं, ठीक है, सबके लिए सेम रहेंगे। अपीलीय जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है, इनके पास में ये भी पावर है कि कल को आप किसी एक कोर्ट के अंदर आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपको न्याय नहीं मिला, तो आप ऊपर अपील कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनके पास में अपील ये जो पावर है वो भी है। एडवाइजरी, एडवाइजरी पावर यानी कि क्या देने की, एडवाइस देने की, यानी कि सलाह देने की, एडवाइजरी पावर्स में है। आर्टिकल 143 के अंदर क्या है, आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस दे सकता है गवर्नमेंट को किसी भी स्पेशल मुद्दे पे, जो भी जिस पे भी वो पूछना चाहे, ठीक है। तो एडवाइजरी है, इनसे बात पूछी जाती है कि भाई देखो ये हम करना चाह रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये चीज़ सही है, किसके हिसाब से, क्या ये चीज़ सही है कोर्ट के हिसाब से, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनसे पूछी जाती हैं, ये एडवाइस देते हैं। कुछ चीज़ों पे ये एडवाइस देते हैं, कुछ पे ना भी दें, ये मतलब कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिन पे अगर ये नहीं भी दें अपनी एडवाइस तो भी क्या होगा, तो भी इनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए कि कोई पब्लिक से रिलेटेड कोई इशू है, कोई नया एक्ट लेके आ रही है गवर्नमेंट, अगर उससे रिलेटेड कोई एडवाइस देने की बात है तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि हाँ नहीं हम तो नहीं बता रहे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि हम नहीं बता रहे। कोई अगर ऐसा इश्यू है जहां पे क्या है कि पुराना कोई एक्ट है, पुरानी कोई ट्रीटी है, पुराना कोई एग्रीमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई देश आज़ाद होने से पहले कोई ट्रीटी हमने किसी और देश के साथ भी करी है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन पब्लिक से रिलेटेड कोई अफेयर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ना भी बताए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि देखो भाई, इनके जो भी फैसले होते हैं ना, इनके जो भी फैसले होते हैं वो क्या है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि कल को मान लो कि 1973 के अंदर क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया केशवानंदा भारती केस के अंदर कि भारत की जो मूलभूत जो संरचना है उसको नहीं बदला जा सकता, उसके अलावा जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट जो है वो हर एक चीज़ को बदल सकती है। अब ऐसा फैसला जब उन्होंने दिया तो उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया। रीज़न ये है कि भाई देखो, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो उससे रिलेटेड जो फैसले हैं उसी बात को मान के, उसी बात को ध्यान में रख के फैसले दिए जाएंगे। इसी को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखा जाता है इनकी बातों का और उसके आधार पे आगे के जो फैसले हैं वो दिए जाते हैं, और ये खुद भी अपने फैसलों को पलट सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये खुद भी अपने फैसलों को पलट सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, और ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है यूएस से। जितने भी इंपॉर्टेंट जो पावर है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है जजेस से या जुडिशरी से रिलेटेड, वो सारी मैक्सिमम, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, और बहुत ज़्यादा जो पावर दी है हमने जुडिशरी को कि ये भाई अगर विधायिका ने कोई एक्ट भी बना दिया तो भी ये उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं अगर सही तरीके से नहीं बना। तो ये जो सारी पावर हमने ली है ये यूएसए से ली है। रीज़न ये है कि यूएसए का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, ठीक है। हमने सारी चीज़ें बाहर से लिया, तो जो पावरफुल जुडिशियल सिस्टम लिया है वो हमने यूएसए से लिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, पावर की, तो हमने लिया ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो हमने क्या किया, दोनों को लिया, हर देश की दोनों पावरफुल जो चीज़ें हैं उनके गुण लिए और उन दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। तो भारत के अंदर हर एक जो चीज़ है वो बैलेंस्ड है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि कल को पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया, कोई रूल बनाया, और अगर वो सही नहीं है, तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, मतलब फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट को कुछ भी समाज को लेके कुछ अच्छा काम करना था, है ना, अगर समाज को लेके कुछ अच्छा काम करना था गवर्नमेंट को, तो वो क्या करते थे कि जैसे उसके अंदर क्या था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तब क्या है कि वो जो अधिकार है उसका हनन हो जाता था,
है ना। जैसे बात हो रही थी, जब हम बात करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जमींदारों के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और वो जो ज़मीन है वो सरकार चाहती थी कि सब में बटे, कुछ लोगों के पास में ही जो पावर है वो नहीं रहे। इसीलिए अब दिक्कत ये है कि उस टाइम पे संपत्ति का अधिकार है, यानी कि जमींदारों से आप जमीन नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके अधिकारों का हनन किया, और वो जो एक्ट बनाया वो शेड्यूल 9 में रख दिया। शेड्यूल 9 में रख दिया, एक नया शेड्यूल बनाया, नई एक लिस्ट बनाई, और कहा गया कि शेड्यूल 9 के अंदर जो भी एक्ट है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसके अंदर हम अधिकारों का हनन करेंगे लेकिन कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, ये बात करी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर्ट है वो हमेशा से हर एक जो चीज़ है उसको चेक कर सकती थी, हाँ, उसको चेक कर सकती थी। लेकिन अभी के टाइम पे जो शेड्यूल 9 की सिचुएशन ये है कि 2007 के अंदर बोला गया कि अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी एक्ट आए हैं उन सबका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। आप कोई भी एक्ट, कोई भी चीज, कोई भी बिल, कुछ भी बनाओ, हर एक जो चीज है वो कोर्ट चेक कर सकता है कि क्या वो संवैधानिक है, क्या उसको संवैधानिक तरीके से बनाया गया। अगर उसका प्रोसेस सही है तो उसको सही बता देंगे, अगर उसका प्रोसेस सही है तो उसको सही बता देंगे। इसको बोला जाता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा इसको बोला जाता है। यानी कि जो भी एक्ट बनते हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, उनका रिव्यू किया जाएगा, ये बात यहाँ पे करी है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की यहाँ पे बात। अगले जो बात है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा कितनी ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, और हर एक जो चीज़ है वो उसी प्रॉपर वे में नहीं लिखी गई है। जिस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो उसके लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार में आके उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता है जनता को, सरकार को। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 के अंदर लिख दिया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पर इसके अंदर तो क्या हुआ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो सीधा अगर मतलब लेंगे तो हम क्या लेंगे कि भाई जो लेजिस्लेचर जो है, जो हमारी विधायिका है, वो बिना किसी एक्ट बनाए किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकती, ठीक है, ये बात हम सीधी सीधी समझते हैं इससे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया, आज तक जो जितने भी फंडामेंटल राइट है उनके अंदर सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का हुआ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन किया तो उसने बोला कि प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता में सिर्फ इतनी बात नहीं आती, बात आती है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक इंटीग्रिटी फुल लाइफ जिए, यानी कि एक अच्छा इज्जतदार लाइफ जिए। और इज्जतदार लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं, प्राइवेसी आ जाएगी, अच्छा खाना आ जाएगा, अच्छा पानी आ जाएगा, अच्छा हवा आ जाएगा, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट की बात है। और एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या चाहिए, हर एक जो चीज़ है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करने का जो काम है वो भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो करता है, हाई कोर्ट जो है वो करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी जगह क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, जो बाकी के जो संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल विधायिका और कार्यपालिका है, उनको बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ों में उनका साथ देते हैं। तो बहुत सारे अदर पावर्स भी हैं इनकी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स सीधा सिंपल है, वकील वगैरह हो गए, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल पढ़ने की बात है नहीं, ठीक है। तो वकील से यहाँ पे हो गई। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ में पूरा डिट्टो हमने पढ़ लिया है। एक दो जो डिफरेंट चीज़ थी वो हमने देख लिया, एक दो जो डिफरेंट चीज़ थी वो हमने देख लिया। उसके अलावा बस एक चीज़ और देखनी है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। ट्रांसफ़र यहाँ पे देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है लेकिन हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, है ना। तो और अब ये भी बात ध्यान रखनी है, ये भी बात ध्यान रखिए, आप जाएंगे और जब ये पढ़ेंगे तब कमेंट करके बताएंगे कि क्या कितने जजेस हैं भारत के अंदर, कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है। अब बताइए मुझे, अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, जजेस का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। प्लस में हम ये देख लेते हैं कि हर एक, जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो, एक यूनियन टेरिटरी या एक राज्य के लिए भी एक और हाई कोर्ट हो सकता है ना। तो मतलब जरूरी नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कितने जजेस हैं, ये हमें याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 28 राज्य हैं तो 28 हाई कोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, ये हमें पता है। उसके बाद में देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो करना है उसका एक सिस्टम देख लेते हैं। पहला तो हमें पता है कि कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है। दूसरा हमें देखना है कि जब इनका अपॉइंटमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो इनका ट्रांसफर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो कॉलेजियम सिस्टम
तो दूसरा याद रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास में पावर है। अगला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, कौन से स्टेट का, दोनों स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ अदर स्टेट। पहला कहां से, जहां से ट्रांसफर हो रहा हो, जहां से ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है। सेकंड ये है कि जहां ट्रांसफर हो रहा हो, जहां ट्रांसफर हो रहा हो। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक एक्स्ट्रा इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है। अब अगला देखने वाले हैं, क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, भाई कौन कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर सिर्फ याद रखना है कि 233 से लेके 237 तक के जो आर्टिकल हैं वो इसके अंदर हैं। 233 से लेके 237 तक के आर्टिकल इसके अंदर है। साथ में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो कहाँ पे है, पार्ट 6 के अंदर ही ये है, पार्ट 6 के अंदर है, पार्ट 6 के अंदर। अब देखो हाई कोर्ट जो थे ना वो भी पार्ट 6 के अंदर थे, हाई कोर्ट जो है वो भी पार्ट 6 के अंदर है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये क्या है, मतलब अंदर इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एरिया है उसी के अंदर इनका भी एरिया आता है। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं जो हाई कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनका हम आगे का काम जो है, जो भी चीजें हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसके अंदर क्या क्या हमने देखा था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं और फिर होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, जो सबसे नीचे का जो लेवल है उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये हमने देख लिया। उसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो सीधा सीधा सिर्फ ये देखेंगे कि अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है, अपॉइंटमेंट जो करेंगे वो हमारे राज्यपाल करेंगे, वो हमारे कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और पूरा जो प्रोसेस है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोलेजियम सिस्टम ही है, लेकिन स्टेट लेवल पे है। लेकिन क्या है, स्टेट लेवल पे है। वो राज्य के जो अलग जो चीफ जस्टिस होंगे, राज्य के हेड होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उस राज्य के, उससे पूरा क्या करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में ही जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इनका पूरा जो कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का वो हाई कोर्ट के अंडर होता है। इनको आदेश देने का कोई काम होता है वो हाई कोर्ट के अंदर होता है। अब हाई कोर्ट के अलावा इनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इनको आदेश दे सकता है। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना। इसके बाद में बात करी है संरचना की, तो संरचना की बात करते हैं तो एक तो क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। या फिर क्या है, सेशन कोर्ट होगा। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक ही कोर्ट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जब जिस तरीके का फैसला सुनाया जा रहा होता है उसको वही कोर्ट बोल दिया जाता है। जब जिस तरीके का फैसला सुनाया जा रहा होता है उसको वही कोर्ट बोल दिया जाता है। एक होती है सिविल साइड और एक होती है क्रिमिनल साइड। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल साइड का मतलब ये है कि जो नॉर्मल जो फैसले होते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो गए, पैसों से रिलेटेड हो गए, वो सारे आते हैं, वो सिविल साइड के अंदर आते हैं, वो सारे सिविल साइड के अंदर आते हैं। और जो क्राइम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो क्या आएंगी, वो आएंगे क्रिमिनल के अंदर, है ना, वो आएंगी क्रिमिनल के अंदर। अब इसके अंदर नीचे के जो पार्ट है वो क्या है, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, सबऑर्डिनेट जजेस। ठीक है, और उसके बाद में जो लास्ट है, जो सबसे नीचे है, वो है मुंसिफ कोर्ट। वो क्या है, मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट जो होता है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो क्रिमिनल जो साइड है उसके अंदर भी यही होता है, क्रिमिनल जो साइड है उसके अंदर भी यही होता है। इसको बोला जाता है क्या, मजिस्ट्रेट कोर्ट। जो क्रिमिनल साइड को देखता है उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट। ऊपर वाले को बोला जाएगा चीफ जुडिशियल और नीचे वाले को बोला जाएगा जुडिशियल। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और जो नीचे वाला है उसको बोला जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इस
तरीके से इनका क्या है, क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। अब इनकी जो पावर है वो भी इसी तरीके से बटी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर नीचे वाले कोर्ट की बात करें, अगर नीचे वाले कोर्ट की बात करें किसके अंदर, क्रिमिनल में, तो वो क्या करेगा, 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता, 3 साल की जेल तक की सजा सुना सकता। ऊपर वाला जो है वो 7 साल तक की सुना सकता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सेशन कोर्ट है वो कितनी भी सजा सुना सकता है। प्लस में वो क्या कर सकता है, प्लस में वो डेथ पेनल्टी भी सुना सकता है, लेकिन वो डेथ पेनल्टी तब तक लागू नहीं करी जाएगी 7 साल, 1 सेकेंड, 7 साल तक की सजा, ठीक है, 3 साल तक की, ठीक है। और यहां पे जो सेशन कोर्ट है वो हर सजा सुना सकता है, हर लेवल की सजा सुना सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी ये डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाएगी, जब भी डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाएगी, तो उसको लागू करने से पहले, या कहें कि उसको मतलब कि इंप्लीमेंट करने से पहले क्या होगा, हाई कोर्ट उसको चेक करेगा। भले ही मान लो कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस किया और उसको डेथ पेनल्टी सुना दी, और उसको लगता है कि हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं, मैंने तो क्राइम किया था, कि मेरी तो ये तो सजा होनी ही थी, ठीक है। बट भले ही वो आगे जाके ये बात हाई कोर्ट को ना बोले, लेकिन हाई कोर्ट बिना उसके बोले भी ये जो सजा है, ये जो प्रावधान है, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, भले ही उसने आगे अपील ना की हो। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जब भी सजा सुनाई जाएगी डेथ पेनल्टी की, तो उसको बिना हाई कोर्ट की चेकिंग के इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा 3 लाख तक का, 3 लाख रुपए तक की बात होगी, यहाँ पे 10 लाख तक की। और ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे हर एक जितना बड़ा फैसला हो सकता है, हर एक तरीके का, हर लेवल का जो पैसे है उसकी बात करी जा सकती है। तो यहाँ पे पैसे की कुछ कह सकते हैं क्लासिफिकेशन पैसे के हिसाब से है कि कितने पैसे से, और यहाँ पे सजा के हिसाब से कि किस लेवल तक की सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। अब देखो भारत के अंदर जब हमने जब डीपीएसपी पढ़ा था, तो हमने ये देखा था, डीपीएसपी जब पढ़ा था तो क्या देखा था कि भारत जो है वो क्या करना चाहता है, लोगों को एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना चाहता है। और ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 39A के अंदर। आर्टिकल 39A के अंदर बात हुई थी फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब ये है कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर केस लग जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, उनके पास में पैसे नहीं होते कि वो उस जो केस है उसको लड़ सके, केस लड़ सके, आगे जाके अपील कर सके। इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने 1987 के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो लेके आए, 1987 के अंदर इसका बिल लेके आए, और उसके बाद में इसको स्टैब्लिश किया गया, अब इसका मकसद यही था कि जो लोग हैं जो अपना फैसला नहीं लड़ सकते, उनके लिए भी एक सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि वो क्या नहीं हो, ताकि मतलब कि कह सकते हैं जस्टिस के अभाव में उनके साथ में कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये एक बॉडी है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा इसको बोलते हैं। तो ये जो नालसा है वो लोगों को मतलब फ्री लीगल एड मतलब कि वकील प्रोवाइड करवाती है, सीधी सिंपल बात है। गवर्नमेंट वकील होते हैं जो गरीब लोगों के लिए होते हैं, उनका क्राइटेरिया होता है कि SC ST वुमेंस का हो, या उनकी कमाई है वो 1 लाख से कम हो, इस तरीके की उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, या फिर कहेंगे उनके क्वालिफिकेशंस हैं। उस आधार पे क्या है कि इन लोगों को फ्री वकील प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इतना ही याद रखना है। आर्टिकल 39A के अंदर फ्री लीगल एड की बात करी गई है, इसीलिए फ्री लीगल एड मतलब फ्री में वकील प्रोवाइड करवाना। अब बात करते हैं लोक अदालत की। तो जो लोक अदालत है वो सीधा सिंपल सी बात ये है कि लोक अदालत जो है इसका मतलब क्या है। लोक अदालत का मतलब ये है कि भाई देखो लोकल लेवल पे कोर्ट्स की बात हो रही है, और किस तरीके के कोर्ट्स, लोकल लेवल पे कोर्ट्स की बात हो रही है। और ऐसे कोर्ट्स मतलब कि ये ऐसे फैसलों को सुनाते हैं, ये ऐसे फैसलों पे काम करते हैं जो क्या कर रहे हो, जो या तो अभी तक फैसले मतलब किसी ने किसी पे केस किया ही हो, या फिर अभी भी प्री लिटिगेशन स्टेज में हो, मतलब फैसला कोर्ट तक अभी नहीं पहुंचा हो, फैसला अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा हो, तो क्या होता है लोक अदालतें आती हैं। लोक अदालत अगर देखा जाए तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं गांव के, और उसके बाद में वो फैसला देते हैं, दोनों जो पार्टी होती हैं वो आके सलाह मशवरा कर लेती हैं, मतलब कि सुलह कर लेती हैं। यही जो सिस्टम है ये लोक अदालत का है, ये सेम डिट्टो सिस्टम है। दोनों पार्टी आएंगी,
आपस में डिस्कस करेंगी और सलाह मशवरा करके वो जो चीज़ है, जो उनका केस है, उसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन ले लेंगी, उसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन ले लेंगी। लेकिन इसकी बात यह है कि अगर एक बार आपने दोनों ने सलाह मशवरा कर लिया और फाइनल डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप नहीं बदल सकते, उसके बाद आप नहीं बदल सकते। ये बात हो गई लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब ये किया क्यों गया? क्योंकि एक तो देखो इतने सारे केसेस होते हैं, छोटे छोटे केसेस होते हैं जो बहुत लंबा लंबा टाइम खींच लेते हैं। इसके लिए क्या हुआ कि लोक अदालतें बनाई गई जो एक एक बार में 5-5, 6-6 हज़ार जो केसेस हैं वो सॉल्व कर देती हैं। तो इससे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, और जो पूरा जो बर्डन है जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो जाता है। और जो लोक अदालत है, लोक अदालत जो है उसको पीपल्स कोर्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पीपल्स कोर्ट। भाई लोक का मतलब क्या है? जनता, जनता। अदालत है जनता का कोर्ट, है ना, तो पीपल्स कोर्ट, पीपल्स कोर्ट, ये इसको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। और सुलह अगर एक बार हो गई, याद रखना है, सुलह अगर एक बार हो गई तो आप फिर से कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधा सिंपल सा फंडा है। उसके बाद में अगला है परमानेंट अदालत। वो भी एक तरीके से स्थायी अदालतें हैं, लोक अदालतें टाइप की हैं। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है पानी विभाग के खिलाफ, आपका कोई केस चल रहा है बिजली विभाग के साथ, आपका कोई केस चल रहा है कोई म्यूनसिपलिटी के खिलाफ, पंचायत के खिलाफ, तो इतने जो छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनके लिए परमानेंट अदालतें जो है वो बनाई गई, उनके लिए परमानेंट अदालतें बनाई गई। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, इससे ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमानेंट अदालत क्या होती है? यही बहुत ज़्यादा है, यही बहुत ज़्यादा है। और बनाई कब गई है? ये कब बनाई गई? ये बनाई गई थी जो 1987 के अंदर, 1987 के अंदर जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाला जो एक्ट आया था 1987 के अंदर, उसी के थ्रू इसको बनाया गया था, ठीक है। 1987 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? बस यही याद रखना, 1987 में बनाया गया परमानेंट अदालत। और जो गवर्नमेंट, छोटी छोटी जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उनके खिलाफ अगर कोई केस होता है तो इसके अंदर जाया जा सकता है। अब बात करते हैं फैमिली कोर्ट की। तो जो फैमिली कोर्ट है वो सीधा सिंपल है, नाम से मतलब समझ में आ रहा है, नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि फैमिली के जो केसेस हैं, फैमिली के जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनको बनाया गया। किस किस तरीके के? फैमिली से रिलेटेड कुछ भी डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, जितने भी मैरिज और फैमिली अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड, है ना, मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स, मैरिज और फैमिली अफेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसलिए इनको बनाया गया 1984 के अंदर इनको बनाया। साल याद रखना है और क्यों बनाया गया ये याद रखना है। लास्ट की जो चीज़ है वो है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय के नाम से समझ में आता है गांव के अंदर न्यायालय, मतलब सीधी सीधी बात है, गांव गांव घर घर जाके न्याय करना है, मतलब गांव तक जो जुडिशियल सिस्टम है उसको पहुंचाना है, सीधी बात है। आया कब? 2008 के अंदर। आया कब? 2008 के अंदर। ग्रास रूट लेवल पे क्या लेके जाना है? लेवल पर जुडिशियल सिस्टम को ले जाने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे करी गई है, ये यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी तीनों जितने भी कोर्ट वगैरह थे वो सारे हमने देख लिए हैं, तीनों टाइप के कोर्ट देख लिए हैं, किसकी कितनी पावर है, किसके पास में कितनी पावर है, कौन किसको कंट्रोल करता है, सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम फटाफट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो पहला है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब करी गई थी? तो हमें पता है कब करी गई थी, देश आज़ाद हुआ था, यानी कि जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। अगर देखा जाए तो 28 जनवरी को करी गई थी, लेकिन यहाँ पे 28 नहीं है ऑप्शन, तो 26, ठीक है। अगला है विच इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई भारत के संविधान को फाइनली कौन आपको अपने को बताता है कि इसके अंदर ये लिखा होगा? लॉ का नॉलेज किसको है? तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना ये सब। हमें लॉ का नॉलेज ही होता तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते, है ना। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है वो देखिए फटाफट से, अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स ए पर्सन हैज टू प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसने बोला किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना आवश्यक है। अब देखो
अगर वो न्यायाधीश के रूप में ही वहां पे अभ्यास कर रहा है तो उसको 5 साल की आवश्यकता है, और अगर वो वकील के रूप में वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको 10 साल तक की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 साल, क्योंकि यहाँ पे भाई वकील का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, हम वकील मान के यहाँ पे आंसर, जज मान के यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हैं। ठीक है, Which of the following articles is associated with the establishment and constitution of Supreme Court? भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेके बोला गया है कि आर्टिकल कौन सा है। तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 से लेके 147 तक है। 124 से लेके 147 तक के जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, इसके अंदर पढ़ने वाला ये एक है। ठीक है, तो 124 जो है वो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद अगला जो है वो बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसी शक्तियों से संबंधित। अनुशंसी का मतलब ये है कि भाई जो चीजें कहीं पे नहीं लिखी हुई हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। सीधी बात है, ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आर्टिकल 140 के अंदर, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 140 के अंदर। अब देखो इसको कैसे भी कर सकते थे, 140 और 143 दो ही हैं, क्योंकि 124 से लेके 147 तक के ही आर्टिकल हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। अब 143 हमने देखा था, इसके अंदर क्या था कि इनको ज्ञान देने के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब इनका ओपिनियन जो है वो जानने के लिए बुलाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये नहीं होगा, तो 140 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यू रिट्स। तो देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट रिट इश्यू करता है 126 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पे रिट इश्यू कर सकता है, और हाई कोर्ट हर किसी चीज पे रिट इश्यू कर सकता है। अगर आपका कहीं पे भी आपके अधिकारों का हनन हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसके हाई कोर्ट जो है उसके अंदर रिट इश्यू कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाई एन ऑर्डर ऑफ द। भाई देखो कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता, एक्सेप्ट कि किसके बजाय, जब तक कि प्रेसिडेंट साइन करके ना बोल दें, जब तक राष्ट्रपति साइन करके ना बोल दें तब तक नहीं हटाया जा सकता। और राष्ट्रपति तब तक नहीं बोलेंगे जब तक पार्लियामेंट जो है वो बिल पास नहीं कर सकती, बिल पास नहीं कर देती। पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो हमें पता है कलकत्ता के अंदर पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, सिंपल था ये वाला। उसके बाद में है आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर डील्स विद। अब देखो ना, सीधी सी बात है, जब हाई कोर्ट है उनके जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, तो ट्रांसफर तो क्या ही करेगी। तो राज्य सरकार का ऑप्शन हट गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो का तो काम ही कुछ और है ना, और मौलिक अधिकारों का भी काम कुछ और है। तो सीधी बात बचती है यूनियन गवर्नमेंट। तो क्या बचती है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट। अब बात करते हैं नेम द फर्स्ट वुमन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस जो है वो बनी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, कौन सी महिला जो न्यायाधीश थी वो बनी थी? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ जो थी वो भारत की प्रथम हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी, ये याद रखना है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे। अब है लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई थी? हम पता है लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई थी? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंदर क्या है कि ये जो लोक अदालतें हैं वो बनाई गई थी। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो उसको खुद राष्ट्रपति करते हैं। अब ये जो है ना, ये जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसी को अपॉइंट किया जाता है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम हो गया है उसी को जज किया जाता है। इसके लिए और कोई प्रोसेस नहीं है, उसी को अपॉइंट किया जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। जो सबसे ज्यादा टाइम तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रहा है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है, उसी को किया जाता है। ठीक है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो कब आया था? 1950 के अंदर। ठीक है, 1950 के अंदर आया था। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने जो जुडिशियल जो सिस्टम है वो सारा कंप्लीट कर लिया, हाई कोर्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट कर लिया, और थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लिया हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट कौन कौन सा है, और उसके अंदर दो चार जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं वो कौन से एक्ट में आई और काम क्या करती है। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है इस एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।